हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में कुलाम का नियम भी सीख चुके थे और कुलाम के नियम का सदिश रूप कैसे कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पिछली क्लास में सीख लिए हुए थे और उम्मीद है कि आप लोग वहाँ तक चीज़ों को एकदम कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल मतलब होता है बहुत सारे, जहाँ पे ढेर सारे आवेश हो। तो कुलाम का नियम केवल दो आवेशों के लिए होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आवेश है, मतलब दो से ज़्यादा आवेश रहेंगे। तो जहाँ पे दो से ज़्यादा आवेश रहेंगे उनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम लोग किससे निकालते हैं? एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत आज हम लोग इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यारी सी हेडिंग डालेंगे बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस टॉपिक का आज खात्मा करते हैं हम लोग। तो भाई पहले हम लोग सीखते हैं कि आखिरकार ये है क्या, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। हमने बताया कि जहाँ पे कुलाम का नियम नहीं फॉलो होगा, जहाँ पे कुलाम का नियम नहीं लगेगा, मतलब है तो गुलाम का नियम ही, लेकिन बस फर्क क्या है, इसमें बहुत सारे आवेश रहेंगे, इसमें दो से ज़्यादा आवेश रहेंगे, बस यही है। बाकी गुलाम के नियम के जैसा ही है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं भाई, इसमें कोई नया नियम नहीं आने वाला है। तो अच्छा, नियम है क्या भाई ये अध्यारोपण सिद्धांत? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय में, ठीक है, कोई सिस्टम है, निकाय है, उस निकाय में क्या है, बहुत सारे आवेश हो। यदि किसी निकाय में क्या है, अनेक आवेश हो, तो उनमें से, तो बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण, एक पर बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि एक पर बल लगेगा, दो के कारण, तीन के कारण, चार के कारण, पाँच के कारण, तो इन सभी के कारण जो बल लगेगा उनका सदिश योग बराबर होता है। ठीक है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। अब हम लोग इस चीज़ को ड्राइव करके देखते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने के लिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक कोई निकाय बना लेते हैं। ये हमारा समझो कोई क्या हो गया, निकाय हो गया है। ठीक है, इस निकाय में क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। इस निकाय में क्या होंगे, बहुत सारे आवेश है। तो भाई किस निकाय में क्या हो, अनेक आवेश हो, तो अनेक आवेश भाई हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये Q1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं Q2 है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं Q3 मान लेते हैं, और यहाँ पे Q4 ले लेते हैं। इसी तरीके से Qn तक ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। तो ढेर सारे हैं तो आप लोग n तक ले सकते हैं, n तक ले सकते हैं, लेने में क्या प्रॉब्लम भाई। ठीक है, n तक ले सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, चार आवेश ले लिए। ठीक है, और इन चारों आवेशों का अगर हम लोग कोई अक्ष बना ले, ठीक है, क्या यार टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन थोड़ा सीधी बनाना। हाँ सर, थोड़ा सीधी सीधी बनाइए, ये देखो या, ठीक है, सीधी कभी बनती नहीं यार मुझसे, लेकिन बना रहा हूँ ना। अब देखिए भाई, तो Q1 की यहाँ से मान लेते भाई, इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा। Q2 की क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। Q2 का R2 वेक्टर हो जाएगा, और Q3 का क्या हो जाएगा, R3 वेक्टर हो जाएगा, R3 वेक्टर, और चार वाले का क्या हो जाएगा, R4 वेक्टर, R4 वेक्टर। ये तो बात आपको समझ में आई भाई, कुछ है नहीं ना। हमने आपको क्या बताया कि बहुत सारे आवेश हैं जिनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश, पहला है तो R1, दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3, चौथा है तो R4। ठीक है, अब देखो भाई, हमने मान के रखा है कि जितने भी आवेश हैं सब प्लस आवेश है, सब धनात्मक आवेश है। अब धनात्मक आवेश क्या होते हैं भाई, धनात्मक आवेश वे होते हैं वे जो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब अब एक पर बल लगाना है, एक पर बल लगाना है, तो दूसरा वाला पहले वाले कहेगा भाई ये देखो ऐसे बल लगाएगा दूर की तरफ, ये देखो। ठीक है, तीसरा वाला इस पर बल लगाएगा, देखो ये वाला, इसके बल की दिशा कुछ आ जाएगी। चौथा वाला इस पर बल लगाएगा, देखो ये देखो चौथा वाला हो गया, चौथे वाले बल की दिशा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 पर बल लग रहा है, 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण, इसी प्रकार से n वाला लोगे तो n वाले के कारण। तो देखो भाई 1 पे बल लग रहा है दूसरे के कारण, तो F12 लिखेंगे। 1 पर लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। 1 पर लग रहा है 3 के कारण, तो F13 हो जाएगा। 4 पे लग रहा है किसके कारण,
वन पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है 4 के कारण। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना समझने में। 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, 1 पर बल लग रहा है 3 के कारण, 1 पर बल लग रहा है 4 के कारण लग रहा है। अब इसकी डिस्टेंस जो हम लोग कूलाम के नियम में लिए थे वैसे ही एकदम डिस्टेंस को लेते हैं। देखो भाई 2 से 1 पर आ रहे हैं तो R21, 2 से 1 पर आ रहे हैं, 3 से 1 पर जा रहे हैं तो R31, 4 से 1 पर जा रहे हैं R41। वाह सर गजब, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं। ठीक है, अब देखो भाई तो क्या लिखेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, आवेश भाई पहले आप लोग फिगर बना लेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। कैसे कैसे फिगर बना है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो आवेश Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 के कारण, किस पर भाई, आवेश Q1 पर, किस पर बल लग रहा है, आवेश Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। और ये लगने वाला बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से। लगने वाला बल, एक बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से। क्या हो जाएगा, F12 मतलब 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, क्या हो जाएगा, वेक्टर रूप में लिख दें। सर वेक्टर रूप में लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या लिखेंगे, R21 स्क्वायर R21 कैप। बोलो भाई यही होगा ना, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, ये इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार भाई हम लोग यहाँ पे कई आवेश लिए ना, इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, उसको क्या लिखेंगे, F13 लिखेंगे। 1 पर बल लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है किसके कारण, बोलो भाई 3 के कारण लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, 3 के कारण। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3, भाई 1 2 था इसमें 1 3 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R31 स्क्वायर R31 क्यूब, R31 कैप। ठीक है ना, R31 कैप। इसी प्रकार ये हो गया, और क्या लिख दें, F14 1 पर बल लग रहा है किसके कारण, 4 वाले के कारण, 4 वाले के कारण। बोलो भाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R क्या R41 स्क्वायर R41 कैप। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तो जो जितना लिए थे उतने के कारण हमने दिखा दिया। अगर मान चलो कि यन हमने ले लेते, अगर हम यन ले लेते तो यन वाला कैसे दिखाते, अरे सर यन वाला ऐसे दिखा देते, F1 यन यानी 1 पर बल लग रहा है यन वाले आवेश के कारण, 1 पर बल लग रहा है यन वाले आवेश के कारण। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 QN अपान RN1 स्क्वायर RN1 कैप। वाह सर गजब। ठीक है, एकदम मजा आया। अब हम लोग भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो एक आवेश पर बल लगेगा, एक आवेश पर जो बल लगेगा वह अन्य आवेशों के कारण, मतलब 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब जो वेक्टर आपका F होगा वह वेक्टर F बराबर हो जाएगा F12 मतलब 1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण, 1 पर 4 के कारण, प्लस डॉट डॉट क्या F1N। अब यही मान आप F12 का, F13 का, F14 का डॉट डॉट F1N का मान यहाँ पे ला के रख दोगे, बस वही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, रखते भाई मान यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर F बराबर F12 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप, प्लस F13 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R31 स्क्वायर R31 कैप। है कि नहीं, एकदम सर है। F14 का मान रख सकते हैं प्लस, ये वाला प्लस, F14 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R41 स्क्वायर R41 कैप, प्लस डॉट 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 कहाँ तक भैया, यन वाले का मान क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 QN अपान RN1 स्क्वायर RN1 कैप। ठीक है, तो ये चीज़ रहा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपने देखा कि किस तरीके से अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग कूलाम के नियम की सहायता से अध्यारोपण के सिद्धांत को हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है,
तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों आपको सिखाया हुआ था कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे निकालते हैं, और इस वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पहले कूलाम के नियम पर और अध्यारोपण के सिद्धांत पर, कूलाम के नियम पर और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आपके एग्जाम में, ठीक ना, आपके एग्जाम में टपकने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मतलब बहुत सारी पहले ही चैप्टर में टॉपिक है, उस टॉपिक को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं, और अगर इस तरीके से आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हाँ, आपको न्यूमेरिकल लगाने में कितना आनंद आएगा आप लोग अगली वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।